आखिरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वक्फ़ क्या है और एक ओवरव्यू आपको देने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। और इसका चैप्टर नंबर 14 जो वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ पर है उस पर मैंने बात की थी। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं स्पेसिफ़िकली बताऊंगी, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी और इसी किताब की मदद से। तो जो वक्फ़ एक्ट आया 1954 का, उसके बाद ही जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट थी, उसका कंट्रोल वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ पर बढ़ने लगा और जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है वो भी बढ़ती गई। इन प्रॉपर्टीज़ का पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होने लगा और करप्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और लार्ज स्केल पे पहुंच गया। तो ऑथर कहते हैं कि जब 1954 में ये एक्ट आया, उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल तो बढ़ रहा था, लेकिन किसी भी सरकार ने या किसी भी राजनेता ने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी कितना बड़ा कंसर्न है मुसलमानों का और कितना कुछ मुसलमानों के लिए इससे हो सकता है। इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बाकी के सारे सीएम को अपने टाइम में लेटर लिखा था और उनसे ये कहा था कि आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दें कि किस तरह से करप्शन बढ़ रहा है और उसको कंट्रोल में लाया जाए। तो शी वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसने थोड़ा इस पे कंसर्न दिखाया और अपने टाइम में इसके बारे में एटलीस्ट बातें की, डिस्कशन किया। जब वक्फ़ के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं हो रहा था, कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या हुआ, मुसलमानों ने एजिटेशन करना इस पे शुरू किया और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने इस पे बात करना खुल के शुरू किया कि ये कितनी ज़रूरी है और इसका प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है। तो 1995 में वक्फ़ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद प्रॉब्लम ये रही कि जो अमेंडमेंट हुआ वो भी इफ़ेक्टिव नहीं रहा, बहुत ज़्यादा उस पर कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन पोस्ट सच्चर एरा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एज आई सेड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया। मैंने लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि 2013 में भी एक्ट आया था जिसमें अमेंडमेंट किया गया था पहले वाले एक्ट में। अब जो रिकमेंडेशंस थी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी की और सच्चा कमेटी रिकमेंडेशंस, इन सबको एक साथ करके कोशिश की गई थी बदलाव करने की, लेकिन फिर भी ये जो 2013 वाला एक्ट था वो भी इफ़ेक्टिव नहीं रहा, उस पर भी कुछ खास काम नहीं हुआ। सच्चा कमेटी ने एक ओवरऑल एस्टिमेट बताया था कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ के पास। तो देयर वर मोर दैन 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ स्प्रेड ओवर डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। और ऑथर कहते हैं कि ये जो वक्फ लैंड या प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो प्राइम लोकेशन में हैं, वो बड़े बड़े शहरों में प्राइम लोकेशन पे हैं और इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम वक्फ वैल्यू की बात करें तो ऑथर हमें 6 मेन सिटीज़ के बारे में बताते हैं कि वहाँ कितना वक्फ है और उसकी वैल्यू कितनी है। तो कोलकाता में जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वैल्यू है 62,000 करोड़, 62,000 करोड़। दिल्ली में 28,000 से लेके 30,000 करोड़ तक की वैल्यू है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। हैदराबाद में 23,000 करोड़, मुंबई में 7,000 करोड़, चेन्नई में 8,500 करोड़ एंड बेंगलुरु में 3,600 करोड़ वैल्यू है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। सोचिए कि ये कितना बड़ा ये अमाउंट जनरेट कर सकता है। और जो बाकी की सारी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उसका एक ओवरऑल एस्टिमेशन लिया जाए जो एटलीस्ट है 3.6 लाख करोड़, मतलब कि 3,600 बिलियन है। इस किताब में अब्दुर रहमान हमें बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं कि किस तरह से सरकार ने ही कभी एयरपोर्ट बनाने के लिए वक्फ की ज़मीन दे दी, कभी रेंट जनरेट करने के नाम पे किसी को ज़मीन दे दी गई प्राइवेट पर्सन को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हाथ में, उनके कब्ज़े में है वक्फ प्रॉपर्टीज़। फिर स्टेट वक्फ बोर्ड है, उसका कंट्रोल बहुत कम हो गया कई बार क्योंकि सरकारें अपनी मनमानी करने लगीं और विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड इस तरह के काम किए जाते थे। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उनको महज 1 रुपये पर महीना किराया दे करके उन ज़मीनों को दे दिया गया।
और इंदिरा गांधी ने ये काम किया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई किसी के कब्ज़े में है वक्फ ज़मीन तो वो वापस दे दी जाए, और अगर वापस नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जो उसका रेंट बनता है उस दौर के हिसाब से वो दिया जाए। लेकिन ये रेंट बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के ऐसा हुआ कि 1 रुपया 20 रुपये 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराए पे इन ज़मीनों को दे दिया गया। उत्तराखंड में जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू को एस्टिमेट किया गया है 800 बिलियन, और इसी तरह से बाकी के स्टेट्स में भी जो है वो बिलियन में उसकी वैल्यू है वक्फ की। लैंड माफिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है करप्शन में और इन प्रॉपर्टीज़ को अपने कब्ज़े में लेने में, क्योंकि जो कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल्स और जो ज़िम्मेदार लोग रहे उन्होंने बहुत कोशिश की कि इन ज़मीनों को लोगों के चंगुल से निकाल लिया जाए। लेकिन जो लैंड माफिया हैं, जो हमारी कम्युनिटी में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये प्रॉपर्टीज़ किसी एक इंसान की नहीं है, ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल की नहीं हो सकती है, बल्कि ये दीन के रास्ते में ख़र्च करने के लिए है। तो जिनके अंदर ये जज्बा नहीं है, जिनके अंदर ये कंसर्न नहीं है, जिनका काम सिर्फ करप्शन करना है और कब्ज़े में लेना और हथियाना है ज़मीनों को, उन्होंने इस तरह के काम किए और वो आज भी डटे हुए हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो दिल्ली का मिलेनियम इंदिराप्रस्थ पार्क है वो भी वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। और इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े मॉल हैं और बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इवन महाराष्ट्र में एक पुलिस स्टेशन है जो वक्फ की ज़मीन पर बना। और ऐसे केसेस भी अब्दुर्रहमान हमें बताते हैं कि जहाँ पे कोर्ट तक गए लोग, एक्टिविस्ट जो हैं वक्फ एक्टिविस्ट, वो कोर्ट तक गए, उन्होंने केस लड़ा, लीगल लड़ाई लड़ी और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, या कहीं कहीं पे कोर्ट ने ये भी कहा कि इस ज़मीन पे ये चीज़ नहीं बननी चाहिए। लेकिन फिर भी सरकारों ने मनमानी की और वो काम, उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो जारी रहा और आज भी वो ज़मीनें उन्हीं के कब्ज़े में हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कैसे मस्जिदों को अपने कब्ज़े में लिया प्रिजर्व करने और उनके मेंटेनेंस के नाम पर, वो मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुकी थी। लेकिन अभी मैंने जो नहीं बताया था वो ये भी था कि जो कब्रिस्तान हैं बहुत सारे, उन पे भी इनका कब्ज़ा है और वो भी इल्लीगल तरीके से है। तो 11 से ज़्यादा ऐसी ग्रेवयार्ड्स हैं जो कैपिटल में ही, मतलब दिल्ली में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। और जो अभी जैसे कि हो रहा है कि मुसलमानों को सोचना पड़ रहा है कि हमें ग्रेवयार्ड कहाँ मिलेंगे या उसके लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। अगर ये ज़मीन हमारे पास होती और ये जो कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें दी गई थी वो अगर होती तो शायद अभी किसी के सामने हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हेल्प के लिए। ये जो इंक्रोचमेंट की कहानी है ये शुरू तो ब्रिटिशर्स के टाइम से होती है। उन्होंने ये काम पहले किया कि वक्फ के लैंड को ले लिया था अपने कब्ज़े में, और क्योंकि वो मनमानी उस टाइम वैसे भी जनरली वो कर ही रहे थे। तो जब दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट हुई उस टाइम भी डीपॉपुलेट किया गया बहुत सारे एरिया को, जिसमें मस्जिदों को शहीद किया गया और वक्फ लैंड को बहुत गलत तरीके से उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। वैसे ही सच्चर कमेटी ने 123 ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई किया था जिनको सच्चर कमेटी ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो किसी और के कब्ज़े में थी। अब 1974 से लेके 84 तक 4 हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई जो इन डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए बनाई गई थी बाय अ ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज कंप्राइजिंग 6 मिनिस्टर्स। अब इसके बाद क्या होता है कि कंसल्टेशन के बाद, बार बार कंसल्टेशन लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 जनवरी 1984 में इंदिरा गांधी के अंडर में ये अप्रूव किया कि जो 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे डिस्प्यूट चल रहा था वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दी जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। जो सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस थे उसमें वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस जो मानी जाती है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर वो ये थी कि सच्चर कमेटी ने रेकमेंड किया कि इंडियन वक्फ सर्विस बनाई जाए और यूपीएससी एक अलग से काडर तैयार करे ऑफिसर्स का जो वक्फ प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे या उनकी देखभाल के लिए होंगी।
तो ये जो प्रोविज़न है इस पे तो ज़ाहिर है जब लोग सुनेंगे इसको तो उन्हें लगेगा कि ये क्या नई अनोखी बात कर दी सच्चा कमेटी ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं आपको बताती हूँ कि अब्दुल रहमान ने रेफरेंस दिया है इस किताब में कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और ऐसे बहुत सारे राज्यों में एक सेपरेट कार्डर ऑलरेडी है ऑफिसर्स का, जो अवेलेबल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड एंडाउमेंट फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों से इस तरह का हिंदू टेम्पल्स को मैनेजमेंट के लिए एक कार्डर है अलग से ऑफिसर्स का। अब इनका ये सवाल है, अब्दुल रहमान सवाल ये करते हैं कि जब टेम्पल्स को की रक्षा के लिए हो सकता है अलग से कार्डर, तो इतनी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए जो कि मुसलमानों के लिए इतनी ज़्यादा क्रूशियल है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो एक अलग से कार्डर क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है और इसमें क्यों परेशानी किसी को है। एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि जो ऑथर है अब्दुल रहमान वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में, इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करते, वो सजेशन की भी बात करते हैं। तो इस किताब में उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो इतना सारा इशू हमने डिस्कस किया उसके लिए सजेशन उन्होंने दिए हैं कि कैसे इनको बचाया जा सकता है और क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो अब्दुल रहमान कहते हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर एक डेवलप करना चाहिए ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, ताकि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। अब्दुल रहमान कहते हैं कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं और सिविल सोसाइटी ग्रुप मेंबर्स हैं जिनका मानना है कि जो अमेंडमेंट हुआ 2013 में वक्फ एक्ट में वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए अब्दुल रहमान कहते हैं कि एक नया लेजिस्लेशन होना चाहिए और उसमें जो अभी तक प्रोविजंस जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं एक तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जाए नया लेजिस्लेशन ला करके। अब्दुल रहमान कहते हैं कि जो वक्फ का जो स्टाफ हैं उनकी सैलरी मिलने में और स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इन सब कमियों को भी दूर किया जाना चाहिए और एक गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें से ये सैलरी उनको मिलनी चाहिए। कम्युनिटी एनजीओज़ ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलके, एक्टिविस्ट के साथ मिलके आगे आ सकती हैं। वो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेक्चर्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए वो एक अवेयरनेस बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि आम लोग जो हैं वो भी जानें कि क्या है इसमें और अवेयरनेस के थ्रू फिर सरकार तक भी पहुंचा जा सके और बताया जा सके कि कितना बड़ा ये कंसर्न है मुसलमानों के लिए और कितनी क्रूशियल है ये प्रॉपर्टीज़। वक्फ प्रोटेक्शन फोर्स या कमेटी भी बन सकती है जिसमें लॉयर्स, उलमा, सोशल एक्टिविस्ट, औकाफ हो और औकाफ इंटेलेक्चुअल्स, ऑफिशियल्स हो सकते हैं और इस तरह के मेंबर्स जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। ये लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल्स, दीज मेंबर्स शुड बी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ताकि वो एक जो औकाफ हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उस पर नज़र रख सकें कि क्या चल रहा है, इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है, करप्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं है और उसको कैसे रोका जा सके। अब्दुल रहमान कहते हैं कि ये जो एक मेजर इशू है कि मुस्लिम्स ही बहुत सारे हैं जिन्होंने इन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया है, उसके लिए जो हमारे उलमा हैं, हमारी ही सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, वो परसुएड कर सकते हैं उनसे और किसी तरीके से मतलब वो कोई रास्ता निकाला जा सकता है जिससे उनके कब्ज़े में से हटाकर उसको आम जनता के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अब्दुल रहमान कहते हैं कि ये जो ज़िम्मेदारी है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन की और जिस मकसद के लिए इनको बनाया गया था उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर एक इंडिविजुअल पे है, हर एक इंडिविजुअल मुस्लिम पे है और सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए। ख़ुद को हमें अवेयर करना चाहिए और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए ताकि वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा सकें और सरकार से भी रेगुलर इस पे कम्युनिकेशन हो। अब्दुल रहमान सजेस्ट करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट को कि जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है उस पर आरटीआई फ़ाइल की जाए ज़्यादा से ज़्यादा और एक बढ़िया सा एफिशिएंट मैनेजमेंट उसका अगर हमें करना है तो उसके लिए आरटीआई फ़ाइल करनी होगी। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होनी चाहिए। अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सही से इस्तेमाल किया जाए और सिर्फ 10% इनकम भी उस पर जनरेट हो तो अब्दुल रहमान साहब बताते हैं कि 3600 करोड़ एनुअली इससे इनकम जनरेट हो सकती है जो कि मुसलमानों की डेस्टिनी को चेंज करने के लिए बिल्कुल
कारगर साबित होगी और मुसलमानों की जो सूरत हाल है वो पूरी तरह से बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि मुझे, आपको, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए और जो भी इंटेलेक्चुअल सिविल सोसाइटी मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस पे काम करें और जो लोग अलग अलग अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं वो सब इकट्ठे होकर एक दूसरे से कनेक्ट करके अपने काम को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं और ये काम बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।